बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी जो स्पीच है उसका टॉपिक है सियासतदान। कैसा होना चाहिए, किरदार, करैक्टर, उसका मैनिफेस्टो, ये क्या होना चाहिए। तो उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। ये सियासतदानों के लिए है। ये पुराने सियासतदान और नए सियासतदान जो अभी भी इनरोल हो रहे हैं उनके लिए, सबके लिए है। तो ये एक मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनने से पहले ना एक सवाल उठता है। हर अजीब कार जो इंसान होता है, या इस दुनिया में, इस दुनिया के निज़ाम में चलने चलने वाला जो इंसान होता है ना, उसके जहन में सवाल उठता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है, इसका लेवल क्या है, इसका करैक्टर क्या है, इसकी स्पीच ऑफ पावर क्या है। ये सवाल उठता है। तो जब हम इस सवाल के पीछे पड़ जाएंगे ना, तो इंसानियत या इंसान ये चाहता है कि जब मैं किसी से बात करूं, तो वो सुनने वाला या जिससे मैं बात करता हूं, ये सोचता है कि उसका और मेरा लेवल क्या है, होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसमें लेवल जो है ना वो सर्च नहीं करना पड़ता। उसमें होता यह है कि अगर आप ये सोचें ना कि ये बंदा क्या कह रहा है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो सिख है, चाहे वो खत्री है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो राजा है, चाहे वो चौधरी है, चाहे वो अरई है, तो फिर उसकी बात को आप जब लेवल के बजाय इस जहन के साथ आप समझेंगे ना या सुनेंगे ना कि यार ये कहना क्या चाहता है, कि क्या इसके अल्फाज में कोई वज़न है, ये जो बोल रहा है इस चीज़ में कोई वज़न है। फॉर एग्जांपल, एक हिंदू है, हिंदू, वो मैं मुसलमान हूँ, मुझे नसीहत करता है जी नमाज़ पढ़ा करें, नमाज पढ़ा करें। अब मैं सोचूं कि यार ये हिंदू है, ये खुद नहीं पढ़ता, मुझे क्यों नसीहत कर रहा है, मुझे क्यों नसीहत कर रहा है। नहीं, फिर उसके लेवल पर आप ना जाए, आप ये सोचें कि ये क्या कह रहा है, ये कहना क्या चाहता है। उसके अल्फाज को, अगर वो दलील के साथ बात करना चाहता है तो फिर उसकी दलील के साथ बात को सुने। इसी तरह मैं तमाम सियासतदानों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी बात सुनने से पहले इस झमेले में ना पड़ें कि ये जी इसका करैक्टर क्या है, ये स्पीचर ऑफ पावर इसका क्या है, ये बात क्यों करना चाहता है, इसका सियासत से क्या ताल्लुक है, क्या इसने सियासत में कोई अतराव चढ़ाव देखा है, या इसने कोई कैरी किया है। नहीं, उस पर ना आप जाए। आप इस नज़रिए के साथ और इस माटो के साथ आप जब सुनेंगे ना कि राजा ज़हूर क्या कह रहा है, आप करैक्टर ना देखें, आप मेरा लेवल ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि ये कहना क्या चाहता है। मेरे अल्फाज और मेरा जुमला अगर अच्छा लगता है तो उसको आप पिक कर लें, नहीं लगता तो इस कॉन्सेशन उधर से परे कर दें। हाँ, तो सियासतदान जो मेरी माइंड स्टडी है, यानी अपनी ऑब्जर्वेशन है, कॉमन सेंस के साथ मैं जो भी बात करता हूँ, अक्सर उसमें कोई सबूत या जब दलील ना हो ना, तो मैं सीना तान कर बात करता ही नहीं हूँ। तो मैं वो बात करता हूँ हमेशा जिसकी कोई दलील हो, हकीकत हो, सबूत हो, प्रूफ हो, या मैं किसी को कायल कर सकूं, मैं वो बात करता हूँ, हमेशा करता हूँ। अगर जहाँ मुझे लगता है कि नहीं, ये मंगल को बुध बनाना और बुध को मंगल बनाना, या आगे अगला भी सवाल करेगा भाई ये मंगल है तुम बुध किस तरह बना रहे हो, तो फिर मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ, माजरत कर लेता हूँ, सॉरी कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे चक्कर में नहीं पड़ता। मैं ये कहना चाहता था कि सियासतदान जो होता है या बनता है, उसके लिए एक चीज़ अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर उसके अंदर वो हो ना, तो वो समझो कि सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है। वो क्या, कि जिस तरह NTS में स्कूल टीचिंग के लिए NTS होता है, इस तरह जो शख्स अपने आप को सियासत में इनरोल करने से पहले उसके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो लोगों को बता सके कि भाई मैंने ये किया था, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, या लोग उसकी मिसाल दें कि अभी ये अरबाब इख्तियार भी नहीं है, इसके पास पावर भी नहीं है, उसके बावजूद ये खिदमत खल्क का शौक़ रखता है और इसने काम किए हैं
तो फिर ज़मीर की आवाज़ वो होती है, उस शख्स के लिए सियासत करना बड़ा आसान होता है। मैंने उसकी एक एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ। मैंने आई थिंक 1989 या 88 में मैंने एक इंग्लिश स्टोरी पढ़ी थी। उसमें थी वॉइस ऑफ नेचर, ज़मीर की आवाज़। उसमें मेरे सियासतदानों के लिए उसमें ये हुआ था कि एक बादशाह अपने बेटे को नेक्स्ट किंग बनाना चाहता था। तो वो चाहता था कि जिस तरह मैंने कमांड किया इसी तरह की कमांड मेरा बेटा भी करे, लेकिन वो बेटे पर सेटिस्फाइड नहीं था। वो चाहता था कि मैं कोई बेटे के लिए उस्ताद पकड़ूं, अच्छा सा उस्ताद पकड़ूं जो इसको पब्लिक सर्विस के गुर सिखाए, जो खिदमत खल्क के इसको गुर सिखाए या इसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे। तो उसने पूरी अपने सल्तनत के जो दानिशवर थे उनको बुलाकर फिर उसने उन्हें कहा कि कोई है ऐसा उस्ताद जो मैं बच्चे को बादशाह नेक्स्ट ऑफ किंग बनाना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, तो ऐसा है जो इसकी ट्रेनिंग कर सके। तो एक उस्ताद खड़ा हुआ, जो उसका नाम उसमें लिखा हुआ था तंग लंग यंग, इस तरह का कोई नाम था, क्योंकि आई थिंक 30 ईयर्स एगो की बात है, ये बड़ी पुरानी बात है। तो वो खड़ा हो गया, उसने बच्चा को कहा ये बच्चा मुझे दे। वो बच्चे को लेकर घर चला गया, शहजादे को घर चला गया। उसने 1 साल का राशन का उसका बंदोबस्त किया या बादशाह से करवाया, 1 साल का राशन इसे दो। राशन देकर उसने उस शहजादे को जंगल में भेज दिया। उसने कहा आप चले जाओ, 1 साल के बाद आपने आना है और मुझे बताना है कि मैंने क्या देखा, क्या सुना, क्या मैंने तब्दीली महसूस की घर से निकलते हुए, यानी जो जो आपने देखा वो मुझे आपने बताना है, फिर मैंने आपको पास क्या फेल करना है। 1 ईयर्स के बाद जब वो शहजादा जंगल से वापस आता है तो आकर उस उस्ताद को बताता है कि सर मैंने सूरज को निकलते देखा, मैंने तारों को जगमगाते देखा, मैंने फूलों को महकते देखा, चहकते देखा, चिड़ियों को महकते चहकते देखा, फूलों को खिलते देखा। सारी स्टोरी जब उसने बड़ी लंबी साल की बयान की तो उस्ताद कहता है फेल, आप रियायती पास भी नहीं हो, फेल। अब क्या होगा? उन्होंने कहा 1 साल का और पीरियड आपको लगाना पड़ेगा। फिर 1 साल का राशन देकर उस शहजादे को जंगल में भेज देता है। 1 साल के बाद फिर दोबारा वो शहजादा जब वापस आता है तो उसको फिर आंसर क्वेश्चन होते हैं। तो उसने पूरी ये राम कहानी जो पहले उसने बयान की थी उसमें बयान की, लेकिन एक जुमला उसमें उसने ऐड किया। वो जुमला ये था कि मैंने शबनम को गिरते देखा, मैंने शबनम को सुकड़ते देखा, यानी गिरकर उसका गायब हो जाना वो देखा। जब शहजादे ने ये जुमला इस्तेमाल किया तो उस्ताद ने कहा फर्स्ट पोजीशन, तुम पास हो। तो शहजादे ने सवाल किया माय टीचर कि क्या वजह इस जुमले में इतनी आपने क्या गहराई देख ली? उसने कहा शबनम का कतरा इतना बारीक होता है, इतना नाजुक होता है कि उसको ना कोई खुर्दबीन भी नहीं देख सकती। उसको तुमने गिरते हुए देखा और उसको ऑब्जर्व भी होते हुए आपने देखा है, तो यानी आपने बड़ी बारीक नज़र रखने वाले आप बन गए हो। तो बारीक नज़र रखने वाला ये आवाम का खादम सर्वेंट हो सकता है। लिहाजा आप जाओ और मैं बादशाह सलामत से कहूँगा कि ये नेक्स्ट ऑफ किंग, आप आंखें बंद करके इसको लगा लें। तो अजीज़ सियासतदानों, जब तक आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे उस वक्त तक आप सियासत तो कर लेंगे लेकिन दिलों पर हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आप वकार नहीं बना सकेंगे। हाँ, आज हम ये इस स्टोरी का नाम और टाइटल था आई थिंक वॉइस ऑफ नेचर। हम क्या करते हैं? वॉइस ऑफ पापा, वॉइस ऑफ अबू जान, वॉइस ऑफ ब्रदर, वॉइस ऑफ फादर इन लॉ, वॉइस ऑफ रिलेटिव। हम वो सियासतदान हैं। इस सियासत से निकलना होगा और दिलों की सियासत जिसके लिए चुना जाता है
उसको फॉलो करना पड़ेगा, ताकि हम जिस मकसद के लिए चुने गए हैं, मकसद ये है पब्लिक सर्वेंट, आवाम का नौकर, आवाम का खादम। जब आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, आप सियासतदान बन जाएंगे, पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे, स्पीच करेंगे, कानून दानी करेंगे, कानून साजी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन सियासतदान बनना, फिर वकार पैदा करना, दिलों पर हुक्मरानी करना, असल सियासत, असल जिंदगी वो है। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ये गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ और एग्जाम्पल कोट करके बता रहा हूँ कि वो सियासतदान बने जिसको शबनम का गिरता हुआ कतरा भी नजर आए, वो अब्जार उताबे भी नजर आए। जब आप वो सियासतदान बनेंगे तो फिर आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोग आपको वोट देने आएंगे, वकार पैदा करेंगे। ये फेस सेविंग जो पॉलिटिक्स है, ये तो हर एक कर लेता है, ये सरदार फारूक सिकंदर भी कर लेता है, ये जावेद बडानवी साहब भी कर लेते हैं, ये उमर नईम अभी नए नए पॉलिटिक्स में इनरोल हुए हैं, वो भी कर लेते हैं। बड़ी अच्छी मैंने इनकी स्पीच सुनी है। चौधरी कासिम मजीद अच्छा मुकर्रर है, अजीम बख्श साहब जिनको मैं जानता हूँ, उसके बाद बहुत सारे और सियासतदान, जफर अनवर साहब बहुत अच्छे मुकर्रर, बहुत अच्छे मुकर्रर। अब मैं जिनको बहुत अच्छा कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उनके साथ कोई ज़ाती ताल्लुक है या वो मेरी पार्टी के हैं, लेकिन अगर इंडिया का सचिन तेंदुलकर अच्छी बैटिंग करता है ना, तो फिर राजा जहूर को उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी बैटिंग की तारीफ करनी चाहिए कि वेल प्लेयर है, अच्छा बैट्समैन है। तो इसी तरह चाहे वो अजीम बख्श साहब हूँ, चाहे वो कासिम जी साहब हूँ, जफर अनवर साहब हूँ, माई फेवरेट पर्सनैलिटी। हालांकि मैं शायद उस जमात से मेरा तल्लुक न हो, लेकिन एक अच्छी शख्सियत है, और अजीम बख्श साहब और जफर अनवर साहब के अंदर मुझे एक अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र आ रहा है। अब आप कहेंगे जी आप कासिम मजीद साहब की बात क्यों नहीं करते, तो कासिम मजीद साहब और सरदार फारूक सिकंदर साहब ये वो सियासतदान हैं जिनके अभी तक ज़मीर की आवाज़ के पीछे एक बैकग्राउंड है कि उनको ये सियासत अपने वालिद और विरासत में मिली है। विरासत में सियासत का मिलना, उसका क्राइटेरिया कुछ और होता है। अजीम बख्श, जफर अनवर साहब, इनका क्राइटेरिया मेरी नज़र में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, वो कुछ और है। क्योंकि इनको लोग क्यों पसंद करते हैं? उनको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि उनके बाप दादा ने का नाम था, उन्होंने एक पावर थी, फिर उस पावर को लेकर ये इनरोल हुए हैं। आपने देखा होगा हमारे इलाके में फारूक सिकंदर साहब जब पहला इलेक्शन लड़े, मेरे ख्याल में उन्होंने लूज किया या विन किया था, तो उनमें कोई किरदार नहीं था। उस जो इलेक्शन विन हुए थे उसमें किरदार लोगों ने वोट दिए थे सरदार सिकंदर याद खान को देकर। अभी उसने उसको बनाना था, बना पाए या ना बना पाए ये उनके हाथ में था। लेकिन जो पहला इलेक्शन कासिम मजीद साहब जीते हैं, फारूक सिकंदर साहब जीते हैं, वो क्राइटेरिया कुछ और है। वो पहचान क्या थी? उनके वालिद की पहचान थी। शायद आप मेरी बात को समझे होंगे या ना समझे होंगे, लेकिन वो क्राइटेरिया कुछ और था, वो है। लेकिन जो अजीम बख्श साहब का, जफर अनवर साहब का, ये सियासत कुछ अलग है। इनको अगर 4-5 हज़ार वोट मिले हैं, इनका वालिद ना कोई पार्लियामेंटेरियन था ना सीनेटर था। तो ऐसा शख्स फारूक सिकंदर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़ा प्यार करते हैं वो मुझे। वो कुछ वजह है उसकी। उस सियासत में और इनकी सियासत में बड़ा फर्क है। अगर फारूक सिकंदर साहब और कासिम मजीद साहब 10,000 वोट लेते हैं, तो जफर अनवर साहब और अजीम बख्श साहब, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये 10,000 के मुकाबले में 3,000 वोट लेते हैं, तो मैं उन 3,000 को प्रायोरिटी दूंगा।
और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये 3,000 10,000 के मुकाबले में वजनी है। बेशक वो सीट हार जाए, अपनी ज़मानत ज़ब्त करवा लें, लेकिन मेरी नज़र में, मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ। एक दफ़ा सरदार सिकंदर यार खान साहब से हमारा एक वफद मिला, तो वो बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैंने एक दफ़ा ऐसा भी हुआ मेरी वजारत के दौरान, 95 के राउंड अबाउट की वो बात कर रहे थे कि एक तक मुझे 37 वोट थे, एक खड गुजरा की बात वो कर रहे थे, तो एक तरफ 13 वोट थे। तो उन्होंने कहा मैंने 13 को प्रायोरिटी दी, 37 को मैंने इग्नोर कर दिया। सवालिया निशान पैदा होता कि 37 ज़्यादा हैं या वो 13 वोट ज़्यादा हैं। तो मैंने पूछा, अल्लाह जन्नत से गुजरे मौलवी मुनशार साहब, वो इस दुनिया से चले गए हैं, तो मैंने पूछा, मैं कहा सर मुझे इस चीज़ की थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये 13 को आपने तरजीह क्यों दिया, क्या वो डमाल थे या राजपूत थे? कहते नहीं, वो गुजर थे, गुजर। मैंने डमालू और राजपूतों के 37 वोट जो है ना वो मैंने लूज किए, मैंने उनको तरजीह नहीं दी, मैंने इन 13 को फोकस किया जो गुजरों के वोट थे। हैरानी हुई और वाकई हैरानी वाली बात है। तो मैंने पूछा कि मैं सदर जीवकार एक्सप्लेन करें। उसने कहा ये जो 13 थे ना ये पक्के थे, वो कच्चे थे। मुझे क्या पता कि घर के ऊपर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का झंडा लगा हुआ हो या मुस्लिम लीग नून का झंडा लगा हो, पोलिंग बूथ के अंदर वो तीर के ऊपर मोहर लग रही हो या बल्ले के ऊपर मोहर लगी रही हो। तो मुझे इन 13 का पता था कि इन्होंने झंडा भी मेरा लगाना है, मेरी पार्टी का लगाना है, इन्होंने पोलिंग बूथ के अंदर स्टैंप भी मेरे उस सीक्रेट पर लगानी है। तो इसलिए मैंने 13 को तरजीह दी। तो वो बड़े बड़े सियासतदान थे, दुनिया उनको मानती है। मेरी सियासतदानों से ये गुजारिश है, अर्ज है कि आप ज़मीर की आवाज़ बने, वॉइस ऑफ नेचर बने और उस बादशाह के शहजादे जैसी मिसाल कायम करें, ताकि आप सियासतदान के साथ आपका वकार बहाल हो सके। और ये वकार आपने बहाल करना है। किस तरह करना है आप बेहतर जानते हैं, सियासतदान हैं। अस्सलाम वालेकुम।